हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू उद्गम सीरीज अगेन। आज हम लोग बात करेंगे प्रोटीन प्यूरिफिकेशन, राइट। तो इन माय प्रीवियस सेशन आई वाज डीलिंग विद प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री। आई एम श्योर यू हैव थॉरोली एंजॉयड इट, राइट। सो आज हम लोग बात करेंगे ऑन प्रोटीन प्यूरिफिकेशन, क्योंकि प्रोटीन प्यूरिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक है जहां से काफी सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा ऑन CSR नेट। So let us start and explore the whole process of protein purification, which basically comes under chromatography, right? चलो, तो हम लोग का जो प्रीवियस सेशन था यहाँ पे क्या क्या चीज सीखे थे। मेरा जो प्रीवियस सेशन था उसमें हम लोग प्रोटीन स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस किए थे, राइट। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑफ प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, ऑफ कोर्स प्रोटीन स्टेबिलिटी एंड प्रोटीन फोल्डिंग, राइट। These are the things we discussed in our previous session. So now today's session we will be dealing with 4 different types of chromatography. I will begin with affinity chromatography, followed by ion exchange chromatography, followed by size exclusion and followed by reverse phase, right। ये चारों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है जहां से आपको हर एक साल में डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इफ यू गो अहेड with the previous year's questions, if you solve the previous year's questions, you will see lot of questions on ion exchange chromatography, lot of questions on size exclusion chromatography. So इसका concept समझना बहुत important है, so that you'll be able to solve many questions when it comes to protein purification, right? तो प्रोटीन प्यूरिफिकेशन का कंसेप्ट शुरू करने से पहले हम लोग का जो मेन कंसेप्ट होना चाहिए दैट विल बी ऑन कॉलम क्रोमेटोग्राफी, राइट। क्योंकि कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज द कॉमन थिंग इन ऑल द फोर्स, whether it is affinity, whether it is basically affinity column chromatography, ion exchange column chromatography, size exclusion column chromatography, reverse phase is also same. So we should be aware about the column chromatography, the nature, the principle, and most importantly the fundamental process of work, right? So that will help you understand how a chromatographical thing is is operated. The most important thing is how it is operated, how it is done, right? So चलो शुरू करते हैं द कंसेप्ट ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो इसी से आपको पता चलेगा कि पूरा प्रोसेस कैसे होता है, राइट। चलो विल डिस्कस इन कंप्लीट डिटेल, लेट अस स्टार्ट इट। इतना क्रोमेटोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। दीज आर ऑल रिलेटेड टू कॉलम क्रोमेटोग्राफी, आई मीन दीज आर ऑल रिलेटेड टू कॉलम, सो इवेंचुअली इट विल बिकम कॉलम क्रोमेटोग्राफी, राइट। ओके, शुरू करते हैं। देखो, ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी का मैंने बहुत सारे फीचर्स बताया। एक तो है साइज एक्सक्लूजन, दूसरा है एफिनिटी, तीसरा है योर आयन एक्सचेंज, देयर आर सो मेनी, रिवर्स पेज, बहुत कुछ मैंने बताया। पहले एक बार देख लेते हैं कि जनरल ओवरव्यू क्या है। जनरल ओवरव्यू क्या है, एक्चुअली कॉलम क्रोमेटोग्राफी में होता क्या है, कैसे प्रोटीन प्यूरिफाई होता है, एक बार पहले देख लेते हैं, ठीक है। देखो, ये जो है ये है एक कॉलम, राइट। ये है कॉलम, राइट। इस कॉलम में क्या होगा, इस कॉलम में ये रहेगा ऐसा कुछ चीज जिसको हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स, जिसको हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है, दिस मैट्रिक्स इज बेसिकली इनर्ट इन नेचर। इनर्ट मतलब इट विल नॉट इंटरैक्ट विथ एनीथिंग। तो ये जो मैट्रिक्स है, दिस मैट्रिक्स इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ पॉलीसैकेराइड। दिस मैट्रिक्स इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल्स, राइट। तो ये जो मैट्रिक्स है जो कि स्टेशनरी फेज में रहेगा, स्टेशनरी फेज मतलब इट विल नॉट मूव, इट विल नॉट मूव। तो हु विल मूव, द प्रोटीन सॉल्यूशन विल मूव, द क्रूड एक्सट्रैक्ट व्हिच कंसिस्ट ऑफ सो मेनी प्रोटीन्स दैट विल मूव थ्रू द स्टेशनरी फेज, राइट। मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन है, यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मैं देख रहा हूं, यहाँ पे 2 प्रोटीन है, यहाँ पे 2 प्रोटीन है। देखो, एक तो है ग्रीन कलर का और एक है ऐसे ऑरेंज कलर का, 2 प्रोटीन है। ये एक है ग्रीन कलर का, दूसरा है ऑरेंज कलर, 2 प्रोटीन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन मिक्सचर है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन हो सकते हैं, 4, 5, 8, 10 बहुत सारे प्रोटीन आपको प्रोटीन का जो क्रूड एक्सट्रैक्ट है वहां पे हो सकता है, राइट। अच्छा, अब क्या होता है, ये जो मैट्रिक्स के बारे में मैंने बता रहा था जो कि स्टेशनरी फेज में रहेगा, इस मैट्रिक्स का थ्रू प्रोटीन सॉल्यूशन पास करेगा, राइट। मैट्रिक्स का थ्रू प्रोटीन सॉल्यूशन पास करेगा। तो प्रोटीन सॉल्यूशन विल बी इन मोबाइल फेज, क्योंकि वो मूव कर रहे हैं। प्रोटीन सॉल्यूशन विल पास थ्रू, सो प्रोटीन सॉल्यूशन विल बी इन मोबाइल फेज। एंड ये जो मैट्रिक्स है जो कि ऐसे बैठे रहेगा कलम के अंदर, दैट विल बी इन स्टेशनरी फेज, क्योंकि जो मैट्रिक्स है दैट विल नॉट मूव, रादर प्रोटीन सॉल्यूशन विल मूव, प्रोटीन सॉल्यूशन विल पास थ्रू, राइट। तो यहाँ पे 2 फेज है, एक तो है मोबाइल फेज, ये है मोबाइल फेज,
ये है मोबाइल फेज एंड दूसरा होगा स्टेशनरी फेज। तो मोबाइल फेज का अंदर आपका जो प्रोटीन, जो क्रूड एक्सट्रैक्ट है, जो प्रोटीन का जो क्रूड एक्सट्रैक्ट, प्रोटीन क्रूड extract, that will be a part of mobile phase, right? ओके चलो यहाँ पे दो एग्जांपल है, एक तो है ग्रीन कलर, एक दूसरा है ऑरेंज कलर, ठीक है। तीसरा क्या है, ये जो पिंक कलर का, ये है मोबाइल फेज। मोबाइल फेज का मतलब क्या है, देखो आप प्रोटीन सॉल्यूशन कैसे पास कराओगे, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ अ मोबाइल फेज ओनली, राइट, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ मोबाइल फेज। मतलब प्रोटीन तो किसी सॉल्यूशन में डिजॉल्व होगा, राइट। आप ऐसे थोड़ी प्रोटीन को एज ए पाउडर फॉर्म में पास कराओगे, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। सो प्रोटीन विल बी ऑलवेज इन डिजॉल्व कंडीशन। तो जो जिस सॉल्वेंट में वो डिजॉल्व रहेगा, दैट सॉल्वेंट विल बी एक्चुअली नोन एज मोबाइल फेज, क्योंकि वही सॉल्वेंट पास करेगा, राइट, वही सॉल्वेंट पास करेगा। तो ये जो डिफरेंट कलर दिया हुआ है, पिंक कलर, दिस इज बेसिकली द सॉल्वेंट इन विच द प्रोटीन इज डिसॉल्व्ड, अंडरस्टूड, ओके। अच्छा अब देखो ये जो यहाँ पे जो स्विच है, ये जो स्विच है, इसको आप ऑन ऑफ दो कर सकते हो, राइट। अच्छा इसको पहले आप ऑफ कर दो, ऐसे बंद कर दो, ऑफ। जब ऑफ कर दोगे तब क्या होगा, ये जो मोबाइल फेज है, मोबाइल फेज में जो प्रोटीन रहेगा, मोबाइल फेज के अंदर जितना प्रोटीन रहेगा, एंड यहाँ पे जो स्टेशनरी फेज है, स्टेशनरी फेज में जो मैट्रिक्स रहेगा उसके साथ प्रोटीन का इंटरेक्शन होगा, राइट। तो वो इंटरेक्शन कैसे होगा, किसी प्रोटीन के साथ ज्यादा होगा, किसी प्रोटीन के साथ कम होगा, किसी प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन होगा ही नहीं, अंडरस्टूड, ओके। अच्छा ऑन दैट बेसिस यहाँ पे एक बार देख लो, यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है, ग्रीन कलर जो है यहाँ पे लिखा है वीक इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन। ये जो ऑरेंज कलर है यहाँ पे लिखा है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, मतलब ऑरेंज कलर वाला जो प्रोटीन है दैट विल इंटरेक्ट मोर विद द मैट्रिक्स, ग्रीन कलर वाला जो प्रोटीन है दैट विल इंटरेक्ट लेस विद द मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या करोगे, ये तो अप था, अब यहाँ पे इसको ऑन कराओगे। जब इसको ऑन कराओगे तब क्या होगा, ये सब सारे चीज बाहर आ जाएगा, मतलब कलम से बाहर आ जाएगा। पहले कौन बाहर आएगा, पहले बाहर आ जाएगा आपका जो ऑरेंज कलर वाला जो मोबाइल फेज है, मतलब जो सॉल्वेंट है, जो सॉल्वेंट है जिसमें आपका प्रोटीन डिसॉल्व था, वो सॉल्वेंट पहले आ जाएगा, राइट। देखो यहां से ऑलरेडी शुरू हो चुका है बाहर आना, बाहर आना ऑलरेडी शुरू हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे आप ऑन कर दिए हो, दैट्स नॉट एन इशू, आई मीन यू कैन स्विच ऑन आइदर इन दिस स्टेप और इन दैट स्टेप, दैट्स नॉट एन इशू, दैट इज ऑन यू। सो पहले क्या आ जाएगा, डेफिनेटली मोबाइल फेज। मोबाइल फेज में क्या है, मोबाइल फेज के अंदर प्रोटीन भी है, मोबाइल फेज के अंदर सॉल्वेंट भी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सॉल्वेंट हैज नथिंग टू डू विथ योर मैट्रिक्स, अंडरस्टूड। मैं फिर से बता रहा हूं, देखो ये जो मोबाइल फेज आप पास करा रहे हो, मोबाइल फेज के अंदर क्या क्या है, तीन चीज है। एक तो है आपका प्रोटीन, राइट, जो प्रोटीन मैट्रिक्स के साथ इंटरेक्शन करेगा। दूसरा है और भी कुछ प्रोटीन रहेगा जो कि मैट्रिक्स के साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा। दो टाइप ऑफ प्रोटीन हो गया, वन टाइप विल इंटरेक्ट, वन टाइप विल नॉट इंटरेक्ट, एंड थर्ड क्या है आपका सॉल्वेंट, मतलब जिस सॉल्वेंट के अंदर आपका प्रोटीन डिसॉल्व है। ये तीनों चीज है, राइट। तो जब आप इल्यूशन शुरू करोगे, इल्यूशन मतलब जितना सारा चीज है मैट्रिक्स कलम के अंदर वो बाहर आएगा, दैट इज कॉल्ड इल्यूशन। तो जब आप इल्यूशन प्रोसेस शुरू करोगे, कौन सा चीज पहले आ जाएगा, जो सॉल्वेंट है, जो सॉल्वेंट है दैट विल कम आउट फर्स्ट, राइट, क्योंकि सॉल्वेंट इंटरेक्शन नहीं करेगा मैट्रिक्स के साथ। कौन इंटरेक्शन करेगा मैट्रिक्स के साथ, प्रोटीन इंटरेक्शन करेगा, सॉल्वेंट के साथ कुछ इंटरेक्शन नहीं है, राइट। सो ये जो मैंने यहाँ पे जो बताया था, जो मोबाइल फेज है पिंक कलर वाला, सो दैट विल बी इल्यूटेड फर्स्ट, देखो दैट विल बी इल्यूटेड फर्स्ट, राइट। उसके बाद क्या होगा, दो प्रोटीन, यहाँ पे मैंने क्या बताया, एक है ग्रीन कलर प्रोटीन, दूसरा है ऑरेंज कलर प्रोटीन, राइट। यहाँ पे मैंने क्या बताया, ग्रीन कलर जो प्रोटीन है दैट शोज वीक इंटरेक्शन, दैट शोज वीक इंटरेक्शन। इसका मतलब क्या है, उस प्रोटीन के साथ मैट्रिक्स का इंटरेक्शन कम है, ऑरेंज वाला प्रोटीन के साथ मैट्रिक्स का इंटरेक्शन ज्यादा है, राइट। तो जिसके साथ इंटरेक्शन ज्यादा होगा उसको मैट्रिक्स से हटाने के लिए आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ इल्यूशन बफर चाहिए। आप कैसे इसको जो कलम है, कलम से बाहर प्रोटीन को कैसे लाओगे, थ्रू इल्यूशन बफर, यू गॉट माय पॉइंट, थ्रू इल्यूशन बफर। अब जितना ज्यादा इल्यूशन बफर यहाँ पे डालोगे, जितना ज्यादा इल्यूशन बफर डालोगे, ठीक है, उतना प्रोटीन यहां से निकल के आएगा, राइट। तो मान लीजिए पहले आप 100 ml डाले हो, मान लीजिए पहले आप 100 ml डाले हो फॉर एन एग्जांपल, तो जब 100 ml डाल रहे हो तो कौन सा प्रोटीन बाहर आएगा, जो प्रोटीन जिसके साथ मैट्रिक्स का इंटरेक्शन सबसे कम है, अंडरस्टूड, वो निकल के आ जाएगा। तो मान लीजिए 100 ml डाले हो, ग्रीन वाला प्रोटीन पहले आ जाएगा, ग्रीन वाला प्रोटीन पहले आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ग्रीन वाला प्रोटीन के साथ मैट्रिक्स का इंटरेक्शन बहुत कम है, इंटरेक्शन कम है, इसलिए आराम से आ जाएगा।
नेक्स्ट जो ऑरेंज वाला प्रोटीन है, इसके साथ मैट्रिक्स का इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है, तो इसको हटाने के लिए आपको क्या करना है, और ज्यादा, और 100 ml डालो, और 100 ml डालो इल्यूशन बफर। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप इल्यूशन बफर डालोगे उतना क्या होगा, ये जो स्ट्रॉन्गर प्रोटीन है जो कि मैट्रिक्स के साथ ऑलरेडी बाउंड किया है, दैट विल कम आउट। सो देखो ये जो ऑरेंज वाला प्रोटीन है दैट विल कम लेटर, अंडरस्टूड। तो लेटर मतलब आपको ज्यादा इल्यूशन बफर डालना है। तो अगर आप कम इल्यूशन बफर डाल रहे हो तो जो वीकर प्रोटीन है जिसके साथ मैट्रिक्स का इंटरेक्शन कम है, दैट विल बी इल्यूटेड फर्स्ट, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन वाला है वो तो बैठ के रहेगा प्रोटीन के साथ, मैट्रिक्स के साथ इंटरेक्शन करके रहेगा वो, राइट। तो उसको हटाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा इल्यूशन बफर को डालने की जरूरत है, अंडरस्टूड। तो बस यही चीज आपको दिमाग में रखना है, अगर इल्यूशन बफर का वॉल्यूम कम है तो जो वीकर वाला प्रोटीन है दैट विल बी इल्यूटेड। अगर इल्यूशन बफर का वॉल्यूम ज्यादा है सो द स्ट्रॉन्गर प्रोटीन विल बी इल्यूटेड एंड दैट विल बी ऑलवेज इल्यूटेड एट लास्ट। ओके, अब देखो हम लोग शुरू करेंगे एफिनिटी कॉलम क्रोमैटोग्राफी से। हम लोग पहले शुरू करेंगे एफिनिटी कॉलम क्रोमैटोग्राफी से, राइट। तो चलो शुरू करते हैं। देखो एफिनिटी कॉलम क्रोमैटोग्राफी क्या होता है, आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल। मान लीजिए एक कॉलम है, ठीक है। यहां पे आप कुछ मैट्रिक्स ले लो, यहां पे कुछ मैट्रिक्स है, दीज आर मैट्रिक्स। यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स सब ले लो, राइट। यहाँ पे आप कुछ मैट्रिक्स ले लो, ओके फाइन। ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पे आप क्या करोगे, प्रोटीन मिक्सचर पास कराओगे, वहां पे मान लीजिए बहुत सारे प्रोटीन है, यहाँ पे मान लीजिए बहुत सारे प्रोटीन है, फॉर एन एग्जाम्पल ABCD, बहुत सारे प्रोटीन यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन। अब क्या है, ये जो मैट्रिक्स है, मैंने मैट्रिक्स के बारे में क्या बता रहा था, मैट्रिक्स इज इनर्ट मॉलिक्यूल, राइट। दिस इज बेसिकली पॉलीसैकेराइड इन नेचर, अगर ये पॉलीसैकेराइड नेचर होता है देन दिस मैट्रिक्स विल नॉट इंटरैक्ट विथ एनीथिंग, राइट। मैं फिर से बता रहा हूं कि मैट्रिक्स पॉलीसैकेराइड है, ये तो इंटरेक्शन नहीं करेगा। और दूसरे बार में मैं बता रहा हूं कि ये जो प्रोटीन मिक्सचर जब पास करेगा मैट्रिक्स का थ्रू, देन सम प्रोटीन विल इंटरैक्ट। हाउ इज इट पॉसिबल? मैं अभी बोल रहा हूं कि मैट्रिक्स इंटरैक्शन नहीं करेगा क्योंकि वो इनर्ट है, फिर बोल रहा हूं कि कुछ प्रोटीन इंटरैक्शन करेगा मैट्रिक्स के साथ, कैसे हो सकता है चीज, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मैट्रिक्स के साथ हम लोग कुछ केमिकल ऐड कर देते हैं, राइट। कुछ केमिकल हम लोग ऐड कर देते हैं, और वो जो केमिकल हम लोग ऐड करते हैं वही एडेड केमिकल will interact with some of the protein. This will interact with some of the protein, right? तो इसको बोलते हैं हम, ये जो मैट्रिक्स के साथ जो केमिकल हम लोग ऐड कर रहे हैं इसको बोलते हैं चार्जिंग ऑफ द मैट्रिक्स और एक्टिवेशन ऑफ द मैट्रिक्स, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ द मैट्रिक्स और एक्टिवेशन ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। चार्जिंग ऑफ द मैट्रिक्स और एक्टिवेशन ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, कुछ केमिकल ग्रुप मैट्रिक्स के साथ डाल देंगे ताकि मैट्रिक्स के साथ वो केमिकल ग्रुप ऐड हो जाएगा। जब केमिकल ग्रुप ऐड हो जाएगा देन दैट एडेड केमिकल विल इंटरैक्ट विथ योर प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखो ये एडेड केमिकल क्या क्या होगा, क्या हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल आप यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे आ जाओ। मान लीजिए आप एंजाइम को ऐड कर दिया हो, यहाँ पे मैट्रिक्स के साथ आप एक एंजाइम को ऐड कर दिया हो। अगर आप एंजाइम को ऐड कर दिया हो तो आप एक चीज बताओ, एंजाइम किसके साथ इंटरेक्शन करेगा, एंजाइम किसी सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्शन करेगा, राइट। चाहे वो किसी सबस्ट्रेट हो, चाहे किसी सबस्ट्रेट एनालॉग हो, चाहे उसका इनहिबिटर हो, चाहे इसका कोफैक्टर हो, किसी के साथ इंटरेक्शन कर सकता है वो, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, मान लीजिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, हेक्सोकाइनेज, ठीक है। ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, राइट। अब देखो इसका कोफैक्टर ऐसे है मैग्नीशियम। तो अगर आप ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के साथ अगर आप हेक्सोकाइनेज को ऐड कर दिया, ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के साथ आप हेक्सोकाइनेज को ऐड कर दिया, राइट। तो कौन
हेक्सोकाइनेज के साथ बाइंड कर सकता है, हेक्सोकाइनेज के साथ मैग्नीशियम भी बाइंड कर सकता है, राइट। यहाँ पे जो मैग्नीशियम है, मैं एक दूसरा कलर ले रहा हूँ, ये मान लीजिए यहाँ पे आप हेक्सोकाइनेज डाले हो, राइट। इस हेक्सोकाइनेज मैग्नीशियम के साथ भी बाइंड कर सकते हैं, ये ग्लूकोज के साथ भी बाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ग्लूकोज इसका सबस्ट्रेट है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ये भी हेक्सोकाइनेज के साथ बाइंड कर सकते हैं। कैसे? डेफिनेटली आप पढ़े होंगे बायोकेमिस्ट्री में, ग्लाइकोलाइसिस में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कैन आल्सो एक्ट एज इनहिबिटर ऑफ हेक्सोकाइनेज। अंडरस्टूड? तो जब हम लोग हेक्सोकाइनेज का बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने जानबूझ के हेक्सोकाइनेज वाला एग्जांपल लिया। इसके साथ सबस्ट्रेट भी बाइंड कर सकते हैं, इसके साथ इसका जो इनहिबिटर है, जो प्रोडक्ट है खुद उसका इनहिबिटर है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी इसके साथ बाइंड कर सकते हैं। एंड मैग्नीशियम जो कि इसका कोफैक्टर है, ये भी इसके साथ बाइंड कर सकता है। ठीक है? तो मान लीजिए मैट्रिक्स के साथ आप हेक्सोकाइनेज अटैच कर दिया, राइट। यहाँ पे बहुत सारे सबस्ट्रेट को आप पास करा रहे हो, बहुत सारे सबस्ट्रेट को आप पास करा रहे हो। उसमें ग्लूकोज है, उसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, उसमें फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, राइट। तो अगर ये जो टोटल जो पूल है, इस पूल से अगर आपको सेपरेट करना है, चाहे ग्लूकोज हो चाहे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो, यही दो चीज सिर्फ हेक्सोकाइनेज के साथ बाइंड करके रहेगा। बाकी जो है, मान लीजिए फ्रुक्टोज, या तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट या तो फ्रुक्टोज 1 से 20 फॉस्फेट, they will not bind to the hexokinase, right? So they will be eluted. Understood? So you can use this hexokinase as a trap to separate those molecules which can bind to hexokinase. अब समझ में आया? तो इसीलिए हम लोग उसी ग्रुप को वहां पे ऐड करते हैं जिस ग्रुप का थ्रू you can separate the desired molecule, right? So let us see some other examples. See, अगर आप एंजाइम को ऐड कर दिया हो यहाँ पे, तो एंजाइम को ऐड कर देने के बाद आप इनहिबिटर को सेपरेट कर सकते हो, या तो कोफैक्टर को सेपरेट कर सकते हो, या तो सबस्ट्रेट एनालॉग को भी आप सेपरेट कर सकते हो, राइट। दूसरा, अगर आप एंटीबॉडी को यहाँ पे बाइंड कर दिया मैट्रिक्स के साथ, तो ये जो मिक्सचर है, मिक्सचर से आप एंटीजन को सेपरेट कर सकते हो, राइट। अकॉर्डिंगली अगर मान लीजिए कि आप न्यूक्लिक एसिड को बाइंड कर दिया, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस है, इसको आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि आप let's say for an example, you are using ATC, a sequence, right? So you can separate TAG because that is the complementary sequence, because this will bind to ATC. Understood? So on that basis you can separate so many other things. So let us see for more examples. You can use hormone to separate receptor, you can use avidin to separate biotin, you can use calmodulin to separate calmodulin binding protein, calmodulin binding proteins or molecules, right? Similarly, you can use glutathione to separate GST fused protein, GST tagged protein, glutathione ACE transferase, right? Similarly, you can use histag. You can use histag for an example nickel. For an example nickel, you can use nickel to separate histidine tagged protein, which is called histag protein. Histag. I'm sure you have studied in many a question that he is tagged. He's 6. His 6 means 6 times his will be repeated. So he is tagged protein. इसको भी सेपरेट कर सकते हो। अंडरस्टूड? सो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है कि टाइप्स ऑफ लिगैंड, इसका मतलब क्या है? ये सब सारा चीज आप मैट्रिक्स के साथ अटैच कर सकते हो, राइट। तो ये सब चीज अगर मैट्रिक्स के साथ अटैच कर दिया, ये जो राइट हैंड साइड में जो मॉलिक्यूल है, यहाँ पे जो सब मॉलिक्यूल यहाँ पे मेंशन किया है, इसको आप सेपरेट कर सकते हो, राइट। सो फॉर MCQ क्वेश्चन, फॉर एन एग्जाम्पल इन MCQ क्वेश्चंस, तो प्लीज हैव अ लुक। वहां पे कैसे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा? मान लीजिए कि बोलेंगे, फॉर एन एग्जाम्पल बोलेंगे कि मान लीजिए कि आप लेक्टिन को आप मैट्रिक्स के साथ अटैच कर दियो, आप लेक्टिन को मैट्रिक्स के साथ अटैच कर दियो, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन बी प्यूरिफाइड, कैन बी सेपरेटेड? आपका ऑप्शन रहेगा एंटीजन, आपका ऑप्शन रहेगा मान लीजिए पॉलीसैकेराइड, या तो रिसेप्टर, या तो कैल्मोडुलिन बाइंडिंग प्रोटीन, इस टाइप का। तो अगर आप जानते हो कि हाँ लेक्टिन कैन बाइंड टू पॉलीसैकेराइड, then you will understand and you will answer this question that yes, अगर मैं लेक्टिन यूज कर रहा हूं मैट्रिक्स के साथ, so definitely that will help to separate polysaccharide molecules. Understood? अच्छा, अब देखो ये जो एफिनिटी कॉलम क्रोमैटोग्राफी जिसके बारे में मैंने बता रहा था, सेम चीज यहाँ पे फ्लो डायग्राम में है, सेम चीज जो मैंने बताया था। देखो क्या होता है, अब पहले ये जो मैट्रिक्स था, ये जो आपका कॉलम है, इस मैट्रिक्स में, ठीक है, इस मैट्रिक्स में आप क्या करोगे? एक प्रोटीन मिक्सर डाल दो,
यहाँ पे एक प्रोटीन मिक्सर डाल दो। देखो, तो एफिनिटी लिगेंड्स आर कोवेलेंटली अटैच्ड टू क्रोमेटोग्राफी सपोर्ट एंड पैक्ड इन अ कॉलम। तो पहले क्या करना है, मैट्रिक्स के साथ मैं जो बता रहा था, यहां पे आपको एक केमिकल ग्रुप ऐड करना है, केमिकल ग्रुप ऐड करना है, राइट। अब यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा, मैं अभी बता रहा था ये जो मैट्रिक्स है दिस आर इनर्ट इन नेचर, तो ये किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा, तो इसके साथ केमिकल ग्रुप को आप कैसे अटैच करोगे? ठीक है, पहले इसके बारे में सोचो कि मैं अभी बता रहा हूं कि ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स आर इनर्ट इन नेचर, मतलब ये किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा, तो केमिकल ग्रुप को ऐड कैसे करोगे? दिस एडिशन विल बी डन बाय कोवैलेंट अटैचमेंट, कोवैलेंट अटैचमेंट, प्लीज रिमेंबर इट। ये छोटा छोटा क्वेश्चन ऐसे आएगा एमसीक्यू में, ठीक है, बहुत डेप्थ में आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आप एक चीज मैं बता रहा हूं पहले दिन से कि सीएसआईआर का कोई सिलेबस का लिमिट नहीं है, ये सीएसआईआर का ऐसा कोई सिलेबस का लिमिट नहीं है कि यहां से क्वेश्चन नहीं आ सकता है। इट इज नॉट लाइक एन डबल इटी, इट इज एन सिंगल इटी, तो यहां से क्वेश्चन किसी भी साइड से आ सकता है, ठीक है, यानी यहाँ पे यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। एनीवे, सो लुक एट दिस, तो यहाँ पे केमिकल ग्रुप कैसे ऐड करेंगे? थ्रू कोवैलेंट अटैचमेंट, राइट। तो आपका केमिकल ग्रुप अटैच हो गया मैट्रिक्स के साथ। अब क्या करेंगे हम लोग? प्रोटीन मिक्सर डालेंगे, यहाँ पे प्रोटीन मिक्सर डालेंगे। तो देखो, द सैंपल इज फ्लोड थ्रू द एफिनिटी कॉलम इन बाइंडिंग बफर। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? ये जो प्रोटीन मिक्सर डाल रहे हो, पहले आपको एक बाइंडिंग बफर देना है। बाइंडिंग बफर का काम क्या रहेगा? बाइंडिंग बफर का काम होगा कि ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन के साथ मैट्रिक्स का इंटरेक्शन फेवरेबल करेगा। बाइंडिंग का मतलब होता है दैट विल हेल्प इन द बाइंडिंग, ठीक है, दैट विल हेल्प इन द बाइंडिंग। तो फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए बाइंडिंग बफर का पीएच आप मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल 5.8, सपोज यू आर यूजिंग 5.8 pH इन बाइंडिंग बफर, ठीक है। तो 5.8 वाला जो pH है दैट विल हेल्प इन द बाइंडिंग ऑफ प्रोटीन, मींस द डिजायर्ड प्रोटीन विथ योर मैट्रिक्स, राइट। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? जब इसको निकालना है थ्रू इल्यूशन बफर, इसका pH क्या होगा? इसका pH होगा डेफिनेटली बेसिक इन नेचर। क्यों? देखो, इल्यूशन का मतलब क्या होता है, हम लोग क्यों इल्यूट करेंगे, हम लोग का मतलब क्या है? पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटीन, आई मीन व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रोमेटोग्राफी? टू प्यूरिफाई अ प्रोटीन, राइट, टू प्यूरिफाई अ सिंगल प्रोटीन। तो मान लीजिए यू आर डीलिंग विथ 10 प्रोटीन, यहां से आपको सिंगल प्रोटीन को प्यूरिफाई करना है, राइट। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? 9 प्रोटीन को आपको हटाना है। 9 प्रोटीन क्या है? 9 प्रोटीन है कंटामिनेंट्स, 9 प्रोटीन है कंटामिनेंट्स, 9 प्रोटीन है कंटामिनेंट्स। ये जो सिंगल प्रोटीन है दिस इज योर डिजायर्ड प्रोटीन, राइट, दिस इज योर डिजायर्ड प्रोटीन और प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट। ये जो सिंगल प्रोटीन है दिस इज प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट, ये जो 9 प्रोटीन दीज आर कंटामिनेंट्स, राइट। अब देखो, तो ये जो आप कलम यूज कर रहे हो, कलम जो यूज कर रहे हो, यहां पे आपका क्या एक्सपेक्टेशन है? कलम में आपका जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो डिजायर्ड प्रोटीन है, दैट शुड रिमेन स्टक इन द मैट्रिक्स। ये जो बाकी 9 प्रोटीन है दैट शुड नॉट शो एनी सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शंस विथ योर मैट्रिक्स। अंडरस्टूड? मैं फिर से बता रहा हूं, देखो, यहां से आप 10 प्रोटीन को पास करा रहे हो, राइट, ऑल द 10 प्रोटीन्स विल पास थ्रू द मैट्रिक्स। So your expectation should be only 1 protein should interact with the matrix, 9 proteins should not interact with the matrix. तो 9 प्रोटीन जब मैट्रिक्स के साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहे तो वो ऐसे निकल जाएगा। मैट्रिक्स में कौन सा प्रोटीन रहेगा? जो मैट्रिक्स के साथ इंटरेक्शन करेगा वही रहेगा एज ए बाइंडिंग कंडीशन, राइट, एज ए बाउंड कंडीशन। जो इंटरेक्शन नहीं करेगा दैट विल बी ऑटोमेटिकली इल्यूटेड आउट, राइट। तो ये है आपका एक्सपेक्टेशन, ये है आपका असम्पशन कि मैं 10 प्रोटीन को रन करा रहा हूं, 10 में से मेरा जो प्रोटीन है that protein will definitely interact with the matrix and it will remain stuck over there, and बाकी जो 9 proteins है it will be automatically eluted out. That is your expectation, right? And this is the way how it is done. अब देखो, पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आप केमिकल ग्रुप डाल दियो, मतलब मैट्रिक्स को आप चार्ज कर दिया, आप 10 प्रोटीन डाल दियो, राइट। तो जब आप यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक बाइंडिंग बफर डाल रहे हो ताकि आपका जो प्रोटीन है दैट शुड बी इन्फ्लुएंस्ड इन बाइंडिंग टू योर मैट्रिक्स। क्योंकि आप देखो, यहाँ पे आप केमिकल ग्रुप ऐड कर दिए हो, यहाँ पे एक प्रोटीन भी डाल दियो, राइट। तो दोनों के बीच जो इंटरेक्शन होगा उसके लिए आपको कुछ टाइम भी डालना है, कुछ बफर भी डालना है जो कि हेल्प करेगा उसके इंटरेक्शन में। दिस इज कॉल्ड बाइंडिंग बफर। सो बाइंडिंग बफर हम लोग इसलिए डालते हैं ताकि
ये जो ओरिजिनल प्रोटीन है, मतलब जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है, दैट विल बी इन्फ्लुएंस्ड इन बाइंडिंग टू योर केमिकल ग्रुप्स टू द मैट्रिक्स, राइट? ओके, देन मान लीजिए अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल यू विल कीप इट फॉर 15 मिनट, हाफ एन आवर, ऐसे होता है डिफरेंट प्रोटोकॉल में, राइट? हाफ एन आवर के बाद आप क्या करोगे, ये जो नॉब था यहाँ पे, तब तक ये ऑफ था, जब आप बाइंडिंग ऑफर डालोगे डेफिनेटली दैट शुड बी ऑफ, राइट? तो आधा घंटा बाद या तो 15 मिनट के बाद अकॉर्डिंग टू योर प्रोटोकॉल दिस शुड बी ऑन, राइट? दिस शुड बी ऑन। ऑन मतलब ये जो सॉल्वेंट है अभी निकल के आ जाएगा, राइट? निकल के आ जाएगा। तो उसमें क्या होगा, ये जो 10 में से जो 9 प्रोटीन था, 9 प्रोटीन जो कि कंटामिनेंट थे, मैं बता रहा हूं, तो 9 प्रोटीन शुड कम आउट, दैट शुड बी योर एक्सपेक्टेशन। क्योंकि आप क्या एक्सपेक्ट करो, 9 प्रोटीन तो केमिकल ग्रुप के साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा, तो डेफिनेटली इट विल कम आउट, राइट? दिस इज योर एक्सपेक्टेशन अगेन। तो क्या होगा, एक बार अगर इल्यूशन वापस डालोगे तो कुछ प्रोटीन तो आ जाएगा डेफिनेटली, बट ऐसा मत सोचो कि पूरा 9 के 9 प्रोटीन ऐसे ही आ जाएगा, नहीं। उसके लिए आपको इल्यूशन वापस डालना है, कम से कम 1 बार 2 बार 3 बार, दैट डिपेंड अगेन अकॉर्डिंग टू योर प्रोटोकॉल, राइट? डिफरेंट प्रोटीन। तो इसमें जो आप इल्यूशन वापस डालोगे, इल्यूशन वापस आप किस लिए डालते हो, अब मैं बता रहा हूं। इल्यूशन वापस हम लोग डालते हैं कि प्रोटीन को मैट्रिक्स से हटाने के लिए, राइट? तो देखो, आप बाइंडिंग वापस डाले थे प्रोटीन को मैट्रिक्स के साथ इंटरेक्शन करने के लिए, इल्यूशन वापस डाल रहे हो प्रोटीन को मैट्रिक्स से हटाने के लिए, राइट? अब देखो, अब आ जाओ, जब आप pH 5.8 यूज किए थे, दैट फेवर्ड द इंटरेक्शन, राइट? व्हिच इंटरेक्शन? योर प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट वर्सेस योर मैट्रिक्स। अब आपको एक दूसरा pH चुनना है जिससे वो जो इंटरेक्शन था दैट शुड बी डिसोसिएटेड। सो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ दैट pH? दैट शुड बी ऑपोजिट। यहां पे आप एसिडिक pH डाले थे, राइट? यहां पे आप एसिडिक pH डाले थे जो कि प्रोटीन एंड मैट्रिक्स के बीच इंटरेक्शन को स्टेबल करेगा। तो यहां पे इल्यूशन वापर में कौन सा pH डालना है जो कि इसको डिसोसिएट करेगा? तो व्हाट विल बी द नेचर? नेचर विल बी ऑलवेज बेसिक, मींस अल्कालाइन। अंडरस्टूड? इट शुड बी अल्कालाइन, क्योंकि इसको भी अगर आप एसिडिक कर दिया तो योर प्रोटीन विल नेवर बी डिसोसिएटेड। अंडरस्टूड? जो प्रोटीन मैट्रिक्स के साथ अटैच है उसको अभी हटाना है, तभी तो जाके इसको यहाँ पे जो कलेक्टर होगा, जो फ्रैक्शन कलेक्टर है, वहां पे प्रोटीन को कलेक्ट करेगा, राइट? क्योंकि प्रोटीन मैट्रिक्स में रहने से क्या फायदा है, प्रोटीन को आपको कलेक्टर में कलेक्ट करना है, राइट? तो हाउ विल यू गेट इट? हाउ विल यू कलेक्ट द प्रोटीन इन द कलेक्टर? सो प्रोटीन शुड कम आउट ऑफ द मैट्रिक्स। तो कैसे आएगा मैट्रिक्स से? उसको डिसोसिएट करना है मैट्रिक्स से। तो डिसोसिएट करने के लिए एग्जैक्टली ऑपोजिट वाला pH चाहिए। अंडरस्टूड? तो अगर फॉर एन एग्जांपल आप एसिडिक pH डाल रहे हो इसका फेवरेबल इंटरेक्शन के लिए, तो आपको इल्यूशन वापर में एग्जैक्टली ऑपोजिट मतलब अल्कलाइन pH डालना है उसका डिसोसिएट करने के लिए। तो फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मान लीजिए pH होगा 8.2, फॉर एन एग्जांपल मैं बता रहा हूं, 8.2 भी हो सकता है, 8.4 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। ऐसे यहाँ पे कोई रूल नहीं है कि सर आप कैसे बता रहे हो 8.2। फॉर एन एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, तो आपका वहां पे जो एग्जाम में जो क्वेश्चन रहेगा डेफिनेटली यहाँ पे रहेगा अल्कलाइन, एसिडिक, फिजियोलॉजिकल pH, ऐसा ऐसा करके रहेगा, या तो एक ऑप्शन रहेगा एनी pH। अंडरस्टूड? ओके। तो अब देखो, मैंने जो आप पे बताया था अकॉर्डिंगली एग्जैक्टली सही सेम चीज है। तो पहले आप एफिनिटी कॉलम क्रोमैटोग्राफी में ये जो केमिकल ग्रुप अटैच किए थे, राइट? देन द सैंपल विल पास थ्रू द कॉलम, राइट? यहाँ पे आप बाइंडिंग वापस डाल दिए। देन टारगेट मॉलिक्यूल्स बाइंड टू द एफिनिटी लिगेंड्स। जो टारगेट मॉलिक्यूल है दैट विल बाइंड टू द एफिनिटी लिगेंड्स, मींस आपका जो ये जो केमिकल ग्रुप वो है लिगेंड, राइट? वहां पे बाइंड करेगा। नेक्स्ट सैंपल इज वॉश्ड थ्रू द कॉलम टू रिमूव द अनबाउंड कंपोनेंट्स। कौन सा अनबाउंड कंपोनेंट्स है? ये जो 9 प्रोटीन है, 9 प्रोटीन अनबाउंड, उसको हम लोग अनबाउंड भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग कंटामिनेंट भी बोल सकते हैं, राइट? क्योंकि यू शुड बी फैमिलियर विद द टर्म्स। लेट मैं बोल रहा हूं, आपको हर एक टर्म के साथ फैमिलियर होना है कि हाँ सर कौन सा टर्म यूज कर रहे हैं। इसको मैं अनबाउंड भी बोल सकता हूं। ये जो 9 प्रोटीन है, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अनबाउंड, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज कंटामिनेंट्स आल्सो। देखो, हम लोग बायोलॉजिस्ट है, कंटामिनेशन मतलब हम लोग हमेशा सोचते हैं कि बैक्टीरियल कंटामिनेशन, राइट? ऐसा नहीं है। यहाँ पे कंटामिनेंट्स मतलब जो अनडिजायर्ड प्रोटीन है, इसको भी हम लोग कंटामिनेंट बोल सकते हैं, ठीक है? ओके, नेक्स्ट 5th में देखो, इल्यूशन वापस डालोगे। व्हाई? टू डिसरप्ट द इंटरेक्शन बिटवीन द एफिनिटी एंड द टारगेट मॉलिक्यूल। यही चीज मैंने आपको बोल रहा था कि इल्यूशन वापस डालोगे टू डिसरप्ट द इंटरेक्शन, बाइंडिंग वापर डालोगे टू फैसिलिटेट देयर इंटरेक्शन। तो इसीलिए जो नेचर होगा बाइंडिंग वापर एंड इल्यूशन वापर टोटली ऑपोजिट, क्योंकि बाइंडिंग नाम से आपको पता चलेगा बाइंडिंग विल फेवर द बाइंडिंग
binding of protein with the matrix, and elution will be exactly opposite. So elution will dissociate the interaction between protein and the matrix, right? Okay, and finally the purified protein will be collected. Okay, so ये होगा आपका एफिनिटी कॉलम क्रोमैटोग्राफ, राइट? ओके, अच्छा, ये जो आपका जो इल्यूशन प्रोफाइल होगा, इल्यूशन प्रोफाइल से आपको क्वेश्चन मिलेगा. व्हाट डू मीन बाय इल्यूशन प्रोफाइल? इल्यूशन प्रोफाइल मतलब यहाँ पे आप 10 प्रोटीन को रन करा रहे हो, 10 प्रोटीन को आप पास करा रहे हो थ्रू मैट्रिक्स. तो इल्यूशन प्रोफाइल मतलब कौन सा प्रोटीन पहले आएगा, कौन सा प्रोटीन बाद में आएगा. एक चीज हमेशा याद रखो, कौन सा प्रोटीन बाद में आएगा? जो आप जिस प्रोटीन को आप प्यूरिफाई करने का कोशिश कर रहे हो, जिसको आप प्यूरिफाई कर रहे हो, दैट प्रोटीन विल बी ऑलवेज डिल्यूटेड एट लास्ट. देखो प्रोटीन प्यूरिफिकेशन का अप्रोच क्या है, बहुत सिंपल. प्लीज पे योर अटेंशन, प्लीज पे योर अटेंशन. मैं जो बोल रहा हूं सुनो. मान लीजिए एक प्रोटीन मिक्सचर में 10 प्रोटीन है, ठीक है? मान लीजिए एक प्रोटीन मिक्सचर में 10 प्रोटीन है. अप्रोच में क्या होगा? आपका अप्रोच है 10 में से सिर्फ एक ही प्रोटीन है आपका प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट, बाकी जो 9 प्रोटीन है, जो 9 प्रोटीन है, दोज आर कंटामिनेंट्स, दोज आर अनडिजायर्ड प्रोटीन्स, राइट? तो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में प्लीज कीप इन माइंड 9 प्रोटीन्स को आपको हटाना है. You have to eliminate all 9 proteins so that you will reach to the final protein of interest. Got my point? मैं फिर से बता रहा हूं, जो इल्यूशन होता है, इल्यूशन में ऐसे नहीं होता है कि पहले आपका प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा. So how it will work? Always remember, इल्यूशन प्रोसेस में पहले जो कंटामिनेंट प्रोटीन है, जो अनडिजायर्ड प्रोटीन है, वो पहले निकल के आएगा. फाइनली योर प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट विल कम. So please remember, in any protein purification process, not only in affinity, whatever we will be discussing in next to follow, size exclusion, this, that, ion exchange, everything, the protein of interest, the one which will be purified, that will be eluted always at the last. Understood? So please keep this concept in your mind. Okay. चलो next हम लोग बात करेंगे ion exchange. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आयन एक्सचेंज. ठीक है, अब देखो कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं. ओके, आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी में क्या होता है, जो चीज मैंने यहां पे बता रहा था, यहां पे भी हम लोग केमिकल ग्रुप ऐड करेंगे, राइट? कैसे केमिकल ग्रुप ऐड करेंगे? देखो, आयन का मतलब क्या है? कैटायन एंड एनायन, कैटायन एंड एनायन, राइट? बहुत सिंपल से सोचो, बहुत सिंपल से सोचो. कैटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड, एनायन मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड, राइट? तो आपका जो मैट्रिक्स है, या पे अगर मान लीजिए आप पॉजिटिवली चार्ज्ड कुछ केमिकल ग्रुप आप ऐड कर दिया हो, राइट? तो क्या होगा? देखो, यहां पे मान लीजिए आप 2 टाइप ऑफ प्रोटीन को पास करा रहे हो. एक है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, एक है नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन. ठीक है, ध्यान से सुनो. अगर आप मैट्रिक्स को पॉजिटिवली चार्ज किसी ग्रुप के साथ अटैच कर दिया, मतलब नेचर ऑफ द मैट्रिक्स विल बी पॉजिटिव. नेचर ऑफ द मैट्रिक्स विल बी पॉजिटिव, राइट? यहां पे आप 2 टाइप ऑफ प्रोटीन पास करा रहे हो, एक है पॉजिटिवली चार्ज, एक है नेगेटिवली चार्ज. अब सोचो, मैट्रिक्स खुद है पॉजिटिवली चार्ज एंड आप पास करा रहे हो पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज. सो हु विल इंटरैक्ट विद द मैट्रिक्स? नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन विल इंटरैक्ट विद द मैट्रिक्स. पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन विल नेवर इंटरैक्ट विद द पॉजिटिवली चार्ज मैट्रिक्स, राइट? तो क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन पहले निकल के आ जाएगा. इल्यूशन प्रोफाइल में positively charged protein will be eluted first. Why? Because it will not interact with the matrix at all. Understood? देखो, मैट्रिक्स से आप प्रोटीन को पास करा रहे हो, कौन पहले पास होकर आ जाएगा? जिसके साथ मैट्रिक्स से कोई लेना देना नहीं है. The one which is not showing any sort of interest with the matrix, that will be eluted first. The one which is interacting with the matrix, that will be eluted last. एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर आपके दिमाग में फिर भी कंफ्यूजन है, मैं बता रहा हूं, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं. मान लीजिए आपका क्लास चल रहा है, क्लास में 50 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट्स है, ठीक है? सर ने क्लास खत्म कर दिया, अब सारे स्टूडेंट्स क्लास से बाहर आ रहे हैं. आप देखोगे कुछ स्टूडेंट्स बाद में आ रहे हैं, बाकी स्टूडेंट्स पहले आ रहे हैं. कैसे ऐसे होता है एंड क्यों ऐसे होता है? कुछ स्टूडेंट्स देखोगे कि क्लास खत्म हो गया, फिर भी सर के साथ कुछ इंटरेक्शन कर रहे हैं. यू अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो जो स्टूडेंट सर के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, उसको क्लास से निकलने में थोड़ा लेट होगा, और जो सर के साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहे हो तो ऐसे ही आ जाएगा. यू अंडरस्टूड माय पॉइंट? सो आपका जो दोस्त, जो फ्रेंड, जो कि सर के साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहे, दे विल कम आउट फ्रॉम द क्लास वेरी फास्ट. सो हु विल बी लेट? द वन हु इज इंटरेक्टिंग विथ योर टीचर, राइट?
एग्जैक्टली द सेम वे। सो देखो, ये जो प्रोटीन आप पास करा रहे हो मैट्रिक्स से, जो प्रोटीन मैट्रिक्स के साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहे तो ऐसे ही आ जाएगा। जो मैट्रिक्स के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं मतलब वो यहां पे रहेगा, वो यहां पे रहेगा, इतना आसानी से नहीं आएगा वो। उसको आपको हटाना है, उसको आपको हटाना है थ्रू इल्यूशन बफर। अंडरस्टूड? थ्रू इल्यूशन बफर। ये जो बाकी जो प्रोटीन था, ये जो पॉजिटिव वाला प्रोटीन है, इसको इल्यूशन बफर डालने का जरूरत नहीं है, वो ऐसे बाहर आ जाएगा, वैसे ही बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी मैट्रिक्स से इंटरेक्शन नहीं कर रहे हो। अंडरस्टूड? अब फंडा समझ में आया? ओके फाइन। अब आ जाओ, देखो मैं बता रहा हूं, आप पॉजिटिवली चार्ज किसी केमिकल ग्रुप ऐड कर सकते हो या तो नेगेटिवली चार्ज भी आप ऐड कर सकते हो, राइट? अच्छा, पॉजिटिवली चार्ज क्या एग्जांपल है यहां पे मैं बता रहा हूं। मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल CM सेलुलोज या तो DEAE सेलुलोज। ये जो दो एग्जांपल मैंने बता रहा हूं ये बहुत कॉमन एग्जांपल है। CM मतलब कार्बोक्सी मिथाइल, कार्बोक्सी मिथाइल। अब देखो केमिस्ट्री में पढ़े हो, मिथाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, व्हाटएवर, दीज आर नॉट चार्ज्ड, दीज आर नॉट चार्ज्ड। मैं फिर से बता रहा हूं, मिथाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, व्हाटएवर, दीज आर नॉट चार्ज्ड, but carboxy is the charged part. So if you are saying that you are using CM cellulose, cellulose क्या है? It's a polysaccharide. This is basically a matrix, right? तो जब आप हम लोग CM cellulose का बात कर रहे हैं, इसका मतलब सेलुलोज के साथ आप कार्बोक्सी मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिए हो, राइट? सेलुलोज के साथ आप कार्बोक्सी मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिए हो। ये जो मिथाइल वाला पार्ट है, दूसरा कलर ले लेता हूं, ये जो मिथाइल वाला पार्ट है इसका कोई चार्ज नहीं है। मिथाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, इसका कोई चार्ज नहीं, राइट? चार्ज होगा कार्बोक्सी वाला पार्ट, इसका चार्ज क्या होगा? माइनस। कार्बोक्सी नाम से आपको पता चल रहा है माइनस होगा, राइट? तो अगर आप CM सेलुलोज कलम यूज कर रहे हो, इसका मतलब ये जो कलम है इसका नेचर है नेगेटिव, ठीक है? क्योंकि आप कलम को नेगेटिवली चार्ज कर दिए हो। सिमिलरली अगर आप DAE का बात करते हो, DAE का फुल फॉर्म क्या है? डाई इथाइल एमाइनो इथाइल। देखो यहां पे लिखा हुआ है डाई इथाइल अमाइनो इथाइल। तो फिर से देखो, डाई फॉरगेट अबाउट इट, इथाइल फॉरगेट अबाउट इट, अमाइनो पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप, अगेन इथाइल। तो यही चीज मैंने आपको बता रहा था, मिथाइल, इथाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, इसका कोई चार्ज नहीं है, राइट? बट ये जो एमाइनो वाला पार्ट है इसका चार्ज है पॉजिटिव। तो अगर आप मान लीजिए कि DAE कलम क्रोमेटोग्राफी यूज कर रहे हो, DAE सेलुलोज कलम क्रोमेटोग्राफी यूज कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? ये जो कलम है इसका नेचर होगा पॉजिटिवली चार्ज्ड। अंडरस्टूड? इसका नेचर होगा पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब सोचो थोड़ा, अब सोचो, आप एक कलम यूज कर रहे हो जिसका नेचर है पॉजिटिवली चार्ज्ड। इस कलम का थ्रू कौन सा प्रोटीन आप प्यूरिफाई कर सकते हो? पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज्ड? ऑफ कोर्स नेगेटिवली चार्ज्ड, राइट? देखो एक चीज मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। आप जब प्रोटीन को पास करा रहे हो मैट्रिक्स से, प्लीज कीप इन माइंड, ऑलवेज कीप इन माइंड, आप जब प्रोटीन को पास करा रहे हो मैट्रिक्स से, इफ अ प्रोटीन डज नॉट इंटरैक्ट विथ योर मैट्रिक्स, यू कैनॉट प्यूरिफाई दैट प्रोटीन। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो प्रोटीन को आप पास करा रहे हो मैट्रिक्स से, अगर वो प्रोटीन मैट्रिक्स के साथ इंटरेक्शन नहीं करते, यू कैनॉट प्यूरिफाई इट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो प्रोटीन पास करने का टाइम, मतलब मैट्रिक्स का थ्रू पास करने का टाइम, मैट्रिक्स को मान लीजिए कि बाईपास कर दिया, मतलब मैट्रिक्स के साथ इंटरेक्शन किया ही नहीं। अगर ऐसे कुछ प्रोटीन निकला जो कि मैट्रिक्स के साथ इंटरेक्शन किया ही नहीं, यू कैनॉट प्यूरिफाई दैट प्रोटीन। यू अंडरस्टूड माय पॉइंट? मैं फिर से बता रहा हूं, देखो यहां पे फंडा बहुत सिंपल है। आप प्रोटीन प्यूरिफाई करने के लिए मैट्रिक्स को इस्तेमाल किए हो, राइट? थिंक सिंपली, इट इज सो सिंपल। यू हैव यूज्ड मैट्रिक्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटीन प्यूरिफिकेशन। व्हाई? यू आर एक्सपेक्टिंग ए प्रोटीन शुड इंटरैक्ट विद द मैट्रिक्स, राइट? आप मैट्रिक्स को किस लिए लाए हो? ताकि प्रोटीन प्यूरिफिकेशन के लिए। तो प्रोटीन मैट्रिक्स से तो इंटरेक्शन करेगा तभी ना वो प्रोटीन को आप प्यूरिफाई करोगे। अगर प्रोटीन मैट्रिक्स को बाईपास करके टाटा करके बस ऐसे निकल गया, यू कैनॉट प्यूरिफाई दैट प्रोटीन। अंडरस्टूड? तो इसका मतलब मैं फिर से बता रहा हूं, योर प्रोटीन शुड डेफिनेटली इंटरैक्ट विद द मैट्रिक्स सो दैट यू कैन प्यूरिफाई दैट प्रोटीन।
जो प्रोटीन मैट्रिक्स के साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा, यू कैनॉट प्यूरिफाई इट, प्लीज रिमेंबर इट। ओके, तो अब आ जाओ यहां पे। तो मान लीजिए ये एक कॉलम आप यूज किए हो जिसका नेचर है पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो एक कॉलम जिसका नेचर है पॉजिटिवली चार्ज्ड, इसके साथ कौन बाइंड कर सकता है? जो नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो जो कॉलम आप यूज कर रहे हो जिसका नेचर है पॉजिटिवली चार्ज्ड, इसका थ्रू आप एनायनिक प्रोटीन प्यूरिफाई कर सकते हो, राइट? एनायनिक प्रोटीन प्यूरिफाई कर सकते हो। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनायनिक एक्सचेंजर कॉलम क्रोमैटोग्राफी। एनायनिक एक्सचेंजर कॉलम क्रोमैटोग्राफी, अंडरस्टूड? देखो एनायनिक एक्सचेंजर का क्या मतलब होता है? एनायनिक प्रोटीन विल बी प्यूरिफाइड। हु विल हेल्प इन द एक्सचेंज प्रोसेस? हु विल हेल्प? मैट्रिक्स विल हेल्प इन द एक्सचेंज प्रोसेस। बहुत सारे स्टूडेंट यहां पे पूरा कंफ्यूज हो जाता है। वो लोग क्या सोचते हैं? एनायनिक एक्सचेंज का मतलब वो लोग सोच लेते हैं कि मैट्रिक्स विल बी एनायनिक। नो, एब्सोल्युटली नॉट। एनायनिक एक्सचेंजर का मतलब होता है एनायनिक प्रोटीन विल बी प्यूरिफाइड। प्लीज रिमेंबर, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आप किसी क्वेश्चन में देखोगे कि यू आर यूजिंग एनायनिक एक्सचेंजर कॉलम, इसका मतलब एनायनिक प्रोटीन विल बी प्यूरिफाइड। तो अगर आपको एनायनिक प्रोटीन प्यूरिफाई करना है, देन मैट्रिक्स शुड बी डेफिनेटली कैटायनिक। क्यों? क्योंकि मैंने एक बहुत सिंपल बात पहले बोल दिया कि प्रोटीन को अगर प्यूरिफाई करना है, that protein should interact with the matrix. If a protein does not interact with the matrix, you cannot purify it. Now you understood? तो मैं फिर से बता रहा हूं, अगर एनायनिक प्रोटीन आपको प्यूरिफाई करना है, then matrix should be 100% cationic in nature, because this protein will interact with the matrix so that you can purify it. Understood? तो इसलिए मैं बता रहा हूं, जिस कलम का नेचर है पॉजिटिवली चार्ज्ड, इसका मतलब यू आर यूजिंग इट इन anionic exchanger column chromatography. Understood? And opposite is just vice versa. अगर मान लीजिए कि किसी कलम आप यूज कर रहे हो जिसका नेचर है नेगेटिवली चार्ज, राइट? तो इसका नेचर अगर नेगेटिवली चार्ज हुआ तो कौन सा टाइप ऑफ प्रोटीन आप प्यूरिफाई कर सकते हो? पॉजिटिवली चार्ज, मतलब कैटायनिक। तो दिस विल बी कैटायनिक एक्सचेंजर। कैटायनिक एक्सचेंजर, अंडरस्टूड? तो यहां पे देखो कुछ एग्जांपल ऐसे दिया मैंने, जैसे DAE हो गया, CM सेलुलोज हो गया, ऐसे कुछ स्ट्रॉन्ग एनायनिक एक्सचेंजर, वीक एनायनिक एक्सचेंजर। दिस इज फॉर योर MCQ, यू कैन रिमेंबर इट। यहाँ पे ट्राइमिथाइल अमोनिया मिथाइल, ऐसे ऐसे कुछ एग्जांपल है। दिस इज प्योरली फॉर MCQ क्वेश्चन, यू कैन रिमेंबर इट। ओके, बट जो मेन फंडा है मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, राइट? नाउ आई विल टेक यू टू मोर डिटेल। अब देखो आयन एक्सचेंज कॉलम क्रोमैटोग्राफी जो मैंने बताया था, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एनायन एक्सचेंज। अभी मैंने बताया था। एनायन का क्या मतलब होता है? एनायन मतलब नेगेटिवली चार्ज, राइट? तो अगर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन को प्यूरिफाई करना है, सो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द मैट्रिक्स? कैटायनिक, राइट? अब देखो कैटायनिक, राइट? अब यहां पे 3 डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज वाला प्रोटीन को डाल दिए। एक है पॉजिटिवली चार्ज, दूसरा है नेगेटिवली चार्ज, तीसरा है न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब उसका चार्ज है जीरो, राइट? अब इसको पास कराओगे मैट्रिक्स का थ्रू, तो मैट्रिक्स खुद है पॉजिटिवली चार्ज, तो पॉजिटिव के साथ कौन सा प्रोटीन यहां पे है जो इंटरेक्शन नहीं करेगा? पॉजिटिवली चार्ज इंटरेक्शन नहीं करेगा। न्यूट्रल जो चार्ज है वो भी इंटरेक्शन नहीं करेगा, राइट? तो इल्यूशन प्रोफाइल में कौन सा प्रोटीन पहले आएगा? जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है। देखो ये देखो मैंने लिखा ऑर्डर ऑफ इल्यूशन में पहले आएगा पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, देन आएगा न्यूट्रल चार्ज प्रोटीन, देन बाद में आएगा नेगेटिवली चार्ज। बाद में ऐसा नहीं आएगा, इसको इल्यूशन बाफा डाल के बाद में इसको निकालना पड़ेगा। अंडरस्टूड? सो दिस इज द वे हाउ इल्यूशन विल बी डन। एंड देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख दिया। ये जो एनायन एक्सचेंज कॉलम क्रोमैटोग्राफी है, मतलब एनायन विल बी प्यूरिफाइड एंड देयरफॉर एनायन विल बी इल्यूटेड एट द लास्ट। मैंने यही चीज आपको कुछ देर पहले बताया था कि किसी प्रोटीन प्यूरिफिकेशन में जिस प्रोटीन को आप प्यूरिफाई करने जा रहे हो, that protein will be eluted always at the last. Understood? That protein will be purified always at the last. तो यहां पे आप एनायन एक्सचेंज का बात कर रहे हो, मतलब एनायनिक प्रोटीन विल बी प्यूरिफाइड, मतलब एनायनिक प्रोटीन will be eluted at the last. So who will be eluted at the first? Cationic protein. Understood? Okay.
अब देखो कैटायन एक्सचेंज, जस्ट ऑपोजिट। हम लोग यहाँ पे कैटायन एक्सचेंज कॉलम क्रोमेटोग्राफी का बात करेंगे। कैटायन एक्सचेंज मतलब कैटायन को प्यूरिफाई करना है। तो अगर कैटायनिक प्रोटीन को प्यूरिफाई करना है तो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द मैट्रिक्स? एनायनिक। देखो एनायनिक। एंड यहाँ पे जैसे मैंने बताया था पिछले, यहाँ पे भी सेम चीज बता रहा हूं, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज एंड न्यूट्रल। तो यहाँ पे कौन सा प्रोटीन है जो कि मैट्रिक्स के साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा? नेगेटिव नेगेटिव, इट विल नॉट इंटरैक्ट, राइट? सो हु विल बी इल्यूटेड फर्स्ट? नेगेटिव विल बी इल्यूटेड फर्स्ट। देखो ऑर्डर ऑफ इल्यूशन, नेगेटिव विल बी इल्यूटेड फर्स्ट, देन ऑफ कोर्स न्यूट्रल एंड देन पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव तो यहाँ पे रहेगा, बाद में इसको आपको निकालना पड़ेगा। अंडरस्टूड? सो दिस इज द वे हाउ इट इज डन। अब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ओके। अब देखो यहां पे एक बहुत बड़ा बात है, वो है इन्फ्लुएंस ऑफ पीएच ऑन नेट चार्ज ऑफ द प्रोटीन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन प्रोटीन प्यूरिफिकेशन। ठीक है, यहां पे देखो मैंने आपको समझा रहा हूं क्या होता है। अब देखो मान लीजिए यहां पे मैंने एक एक्स्ट्रा पेज ले लेता हूं। ठीक है, यहां पे मैंने एक एक्स्ट्रा पेज ले लेता हूं, देन आपको पता चलेगा, बहुत अच्छे से पता चलेगा। मान लीजिए एक ये है टोटल पीएच स्केल, राइट? 0 to 14, 0 to 14 है पीएच स्केल, राइट? 0 to 14 है पीएच स्केल। अच्छा, मान लीजिए इसका आइसोलेटिव पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे आइसोलेटिव पॉइंट है, वो है मान लीजिए 5.5, 5.5 है आइसोलेटिव पॉइंट। तो ये जो टोटल पीएच स्केल है, इस पीएच स्केल को हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ आइसोलेटिव पॉइंट वी कैन डिवाइड द पीएच स्केल, राइट? जनरली हम लोग पीएच स्केल को कैसे डिवाइड करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ पीएच 7, राइट? एसिडिक और बेसिक। बट यहाँ पे हम लोग एसिडिक बेसिक का बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग ये जो टोटल पीएच स्केल है इसको डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब क्या होता है? नेट चार्ज विल बी जीरो, नेट चार्ज विल बी जीरो। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया, फॉर एन एग्जांपल लेट्स से 5.5 एक पीएच है जहां पे नेट चार्ज विल बी जीरो, राइट? तो ये जो टोटल पीएच स्केल है, अब इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं दोनों साइड में। तो मान लीजिए यहाँ पे होगा pH लेस देन PI एंड दिस साइड विल बी pH ग्रेटर देन PI, दिस साइड विल बी pH ग्रेटर देन PI, राइट? अब देखो ये जो pH लेस देन PI है, जब pH कम होगा इसका मतलब क्या है? pH कम होगा मतलब इट विल बी प्रोटोनेटेड, इट विल बी प्रोटोनेटेड। pH जब ज्यादा हो जाएगा, pH जब ज्यादा हो जाएगा इसका मतलब प्रोटॉन कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, राइट? सो इट विल बी डीप्रोटोनेटेड, इट विल बी डीप्रोटोनेटेड। सो दिस विल बी प्रोटोनेटेड, दिस विल बी डीप्रोटोनेटेड, दिस विल बी डीप्रोटोनेटेड, राइट? मतलब यहां पे चार्ज होगा प्लस, यहां पे चार्ज होगा माइनस। अंडरस्टूड? मतलब pH अगर PI से कम हो रहा है तो चार्ज होगा प्लस, pH अगर PI से ज्यादा हो रहा है चार्ज होगा माइनस। बहुत सिंपल है, राइट? अब देखो यहां पे दूसरा चीज बता रहा हूं मैं। अब यहां पे दो pH कंसीडर करो। यहां पे pH कितना बताया मैंने? 5.5, 5.5 pH में इसका आइसोलेटिव पॉइंट है 0। मान लीजिए कि यहां पे दो pH कंसीडर करो, एक है 4, एक है 2। ठीक है, देखो 4 भी 5.5 से कम है, 2 भी 5.5 से कम है। तो अगर आप pH 4 कंसीडर कर रहे हो, यहां पे भी इसका चार्जेस प्लस होगा, यहां पे भी इसका चार्जेस प्लस होगा, क्योंकि 2 इज ऑल्सो लेस देन 5.5, 4 इज ऑल्सो लेस देन 5.5। तो दोनों स्टेट में प्रोटीन का चार्जेस प्लस होगा। बट इन दोनों केस में किसका चार्ज ज्यादा होगा? मतलब किसका चार्ज ज्यादा प्लस होगा? इसका चार्ज ज्यादा प्लस होगा। क्यों? क्योंकि 2 इज मोर लेस देन 5.5 कंपेयर टू 4 लेस देन 5.5। अगर आप दो चीज कंपेयर करोगे 2 वर्सेस 5.5 एंड 4 वर्सेस 5.5, तो किसका डिफरेंस ज्यादा है? 2 का साथ डिफरेंस ज्यादा है। सो दिस विल बी मोर प्रोटोनेटेड, दिस विल बी मोर प्रोटोनेटेड। सिमिलरली यहां पे आप दो pH कंसीडर करो, मान लीजिए कि एक है pH 8, एक है मान लीजिए pH 10। तो 8 भी 5.5 से ज्यादा है, 10 भी 5.5 से ज्यादा है, तो यहां पे भी चार्जेस नेगेटिव होगा, यहां पे भी चार्जेस नेगेटिव होगा। बट इन दोनों में से किसका चार्जेस ज्यादा नेगेटिव होगा? 10 का। क्यों? क्योंकि 5.5 एंड 10 का जो डिफरेंस है दैट विल बी मोर कंपेयर टू 5.5 वर्सेस 8। सो दिस विल बी मोर नेगेटिव एंड दिस विल बी लेस नेगेटिव। अंडरस्टूड? ये जो कंसेप्ट है आपको चाहिए,
to answer more questions. Let us see that. देखो एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैंने कलर को चेंज कर लेता हूँ तब आपको पता चले. देखो एग्जाम्पल है, a mixture of 4 proteins of isolative point 11, 7, 5 and 3. 4 प्रोटीन के साथ आप डील कर रहे हो जिसका आइसोलेटिक पॉइंट है 11, 7, 5 and 3. These are loaded on DAE column. These are loaded on DEAE column which is equilibrated with a low ionic strength buffer of pH 8. Which of the 4 proteins should be expected to be retained on the column? इस 4 प्रोटीन में से कौन सा प्रोटीन है जो कि कलम के साथ रिटेन होगा, कलम के साथ अटैच रहेगा, राइट. रिटेन मतलब उसको पकड़ कर रखना, राइट. दैट विल बी रिटेन मतलब दैट विल बी एसोसिएटेड, दैट विल बी अटैच्ड. व्हिच वन? हम लोग क्या करेंगे पहले देख लो. मैं अभी जो बताया था, एक तो है पीएच, दूसरा है पीआई, राइट. अब देखो पीएच कितना है 8. चारों प्रोटीन का पीएच 8 है. चारों प्रोटीन मतलब यहाँ पे जो बफर यूज कर रहे हो उसका पीएच 8 है, दैट इज कॉमन. तो चारों जो प्रोटीन है उसका पीआई कितना, इसका एक तो है 11, एक है 7, एक है 5, एक है 3, राइट. अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, ये है पीआई, यहाँ पे पीएच लेस देन पीआई, यहाँ पे पीएच ग्रेटर देन पीआई. तो दिस विल बी प्लस, दिस विल बी माइनस. अब देखो ये है पीएच 8 लेस देन पीआई. तो पीएच जब पीआई से कम होगा तो चार्जेस क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड. इट विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड, राइट, लेफ्ट हैंड साइड. नेक्स्ट पीएच पीआई से ज्यादा है, पीएच पीआई से ज्यादा है, सो इट विल बी माइनस. पीएच पीआई से ज्यादा है बट दिस डिफरेंस इज 8 वर्सेस 7, दिस डिफरेंस इज 8 वर्सेस 5, तो ये थोड़ा और ज्यादा नेगेटिव होगा, राइट. यहाँ पे देखो 8 वर्सेस 3, तो इसका डिफरेंस और ज्यादा है, सो इट विल बी इवन मोर नेगेटिव, इट विल बी इवन मोर नेगेटिव, राइट. तो यहाँ पे हम लोग ये जो चारों प्रोटीन है इसका चार्ज के बारे में थोड़ा पता कर लिया कि इसका चार्जेस क्या होगा, कि इसका प्लस होगा कि इसका माइनस होगा. इन दैट केस अगर माइनस भी हो रहा है, किसका ज्यादा माइनस है, किसका कम माइनस है, वो भी हम लोग डिसाइड कर लिया यहाँ पे, राइट. अच्छा अब आ जाओ कलम पे. कौन सा कलम आप यूज कर रहे हो, DAE कलम क्रोमैटोग्राफ. DAE कलम क्रोमैटोग्राफ, इसका मतलब क्या है, DAE का मतलब क्या है, मैंने क्या बताया था, डाई इथाइल अमाइनो इथाइल. तो इथाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, मैंने बताया कि इसका कोई चार्ज नहीं है, राइट. तो अमाइनो वाला पार्ट है यहाँ पे, अमाइनो वाला पार्ट है मतलब चार्ज होगा पॉजिटिव, तो इसका मतलब कलम का चार्जेस होगा पॉजिटिव, राइट. तो आप एक पॉजिटिवली चार्ज कलम यूज कर रहे हो जहां पे 4 प्रोटीन आप पास करा रहे हो. एंड क्वेश्चन है कौन सा प्रोटीन आउट ऑफ दिस 4 विल बी रिटेन्ड. तो कौन सा प्रोटीन रिटेन होगा, जो कि मैट्रिक्स के साथ इंटरेक्शन करेगा, दैट विल बी रिटेन्ड. जो मैट्रिक्स के साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा दैट विल नॉट बी रिटेन्ड, राइट. तो चलिए एक बार देख लेते हैं. यहाँ पे अगर पॉजिटिवली चार्ज हुआ तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज वाला प्रोटीन है जिसका पीआई है 11, दैट विल नॉट इंटरेक्ट, मतलब दैट विल नॉट बी रिटेन्ड. बाकी जो 3 प्रोटीन है दैट कैन डेफिनेटली बी रिटेन्ड, राइट. तो पीआई 7, 5 and 3 ऑल 3 प्रोटीन विल इंटरेक्ट, मतलब ऑल 3 प्रोटीन कैन बी रिटेन्ड, राइट. सो लेट अस सी. देखो protein with pi 11 but not the others, no sorry. Protein with pi 11 and 7 but not 5 and 3, no sorry. Protein with pi 7, 5 and 3, yes, this will be a correct answer. क्योंकि यहाँ पे मैंने ये चीज करके रखा आपके लिए, ठीक है. जो चीज मैंने यहाँ पे समझा रहा था सेम चीज यहाँ पे मैंने करके रखा आपके लिए, ठीक है. तो आंसर होगा प्रोटीन विद दिस. सेम क्वेश्चन को अगर मैंने थोड़ा घुमा देता कि मान लीजिए कि राइट देयर इल्यूशन ऑर्डर, राइट देयर ऑर्डर ऑफ इल्यूशन, ठीक है. ऑर्डर ऑफ इल्यूशन मतलब कौन सा प्रोटीन पहले आएगा, कौन सा प्रोटीन बाद में आएगा. तो कौन सा प्रोटीन पहले आएगा, जो जिसका पीआई है 11, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन से पहले आ जाएगा, राइट. नेक्स्ट कौन सा प्रोटीन आएगा, जिसका इंटरेक्शन थोड़ा कम है, जिसका नेचर ऑफ इंटरेक्शन थोड़ा कम है. तो मान लीजिए कि तीनों प्रोटीन तो इंटरेक्शन करेगा मैट्रिक्स के साथ, बट इन तीनों में से किसका इंटरेक्शन एबिलिटी सबसे ज्यादा होगा, जिसका नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा है, राइट. मतलब ये जो पीआई 3 है that will be eluted at the last. तो कौन सा पहले आएगा, पहले मतलब 11 तो पहले आ जाएगा क्योंकि वो तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन है. मैं सिर्फ नेगेटिव का बात कर रहा हूं. नेगेटिव में से पहले कौन सा आएगा, ये जो पीआई 7 है, राइट, क्योंकि इसका इंटरेक्शन थोड़ा कम है तीनों में से, राइट. देन आएगा 5, देन आएगा 3. तो ये होगा इसका नेचर ऑफ ऑर्डर ऑफ इल्यूशन. अंडरस्टूड, दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ इल्यूशन, ओके.
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे साइज एक्सक्लूशन क्रोमैटोग्राफ। साइज एक्सक्लूशन क्रोमैटोग्राफी बहुत सिंपल है, मैं बता रहा हूं यहाँ पे देखो। साइज एक्सक्लूशन क्रोमैटोग्राफी में क्या होता है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूं, ये जो कॉलम है यहाँ पे हम लोग एक मैट्रिक्स यूज करते हैं, ठीक है। दिस मैट्रिक्स आर बेसिकली बिट्स, दीज आर बेसिकली बिट्स, राइट। ये जो बिट्स है दीज आर पोरस, दीज आर पोरस, इसमें पोर्स है। और ये जो पोर है, ये जो पोर है इसका एक यूनिफॉर्म डायमीटर होगा, इसका एक यूनिफॉर्म डायमीटर होगा, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय यूनिफॉर्म डायमीटर? मान लीजिए कि इसका साइज है 40 किलो डाल्टन, तो सबका होगा 40 किलो डाल्टन। सारे बीट का जो पोर साइज है, पोर साइज विल बी 40 किलो डाल्टन, राइट। नाउ यहाँ पे फंडा बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल फंडा। मान लीजिए कि आप एक बीट्स यूज कर रहे हो जिसका पोर साइज है 40 किलो डाल्टन, एंड यहाँ पे आप पास करा रहे हो दो टाइप ऑफ प्रोटीन, एक का है 35 किलो डाल्टन, एक का है 55 किलो डाल्टन, ठीक है। यू विल सेपरेट दिस प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ साइज हियर, राइट। तो मैं फिर से बता रहा हूं, मान लीजिए कि पोर डायमीटर 40 किलो डाल्टन, आप पास करा रहे हो 35 एंड 55, दोनों चीज आप पास करा रहे हो। तो कैसे पास होगा यहाँ पे देखो, जब आपका पोर साइज है 40 किलो डाल्टन, प्रोटीन जिसका मॉलिक्यूलर रेट 40 से कम हो, दैट कैन ओनली पास थ्रू 40, यू अंडरस्टूड। अगर पोर डायमीटर 40 हुआ, कैसे 40 से ज्यादा वाला प्रोटीन उस पोर का थ्रू पास करेगा? इम्पॉसिबल, राइट। तो जो 35 वाला प्रोटीन है, 35 किलो डाल्टन वाला प्रोटीन है, दैट कैन इजीली पास थ्रू दिस, राइट, दैट कैन इजीली पास थ्रू दिस। ये जो 35 वाला प्रोटीन है, दैट कैन इजीली पास थ्रू द पोर। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ विल 55 पास थ्रू? 55 वाला प्रोटीन कैनॉट पास थ्रू द बेड, इट विल बाईपास द बेड, इट विल बाईपास द बेड, somehow it will bypass the bed। तो अब बताओ, जिसका साइज ज्यादा हो रहा है, बीट का जो पोर डायमीटर उससे जो जिसका साइज ज्यादा हो रहा है, दैट विल बाईपास द बीट। एंड जिसका पोर साइज जिसका प्रोटीन का साइज कम होगा पोर साइज से, दैट विल पास थ्रू द बीट, राइट। अब बताओ कौन सा प्रोटीन पहले इल्यूट होगा? जो बीट को बाईपास कर रहे हैं, जो बीट को बाईपास कर रहे हैं, दैट विल बी इल्यूटेड फर्स्ट, राइट। सो 55 वाला जो प्रोटीन है दैट विल बी इल्यूटेड फर्स्ट, एंड लास्ट में आएगा 35। तो ये जो ऑर्डर ऑफ इल्यूशन है, हमेशा याद रखो, ये जो ऑर्डर ऑफ इल्यूशन है, ऑर्डर ऑफ इल्यूशन में लार्जर प्रोटीन विल बी ऑलवेज इल्यूटेड फर्स्ट, फॉलोड बाय स्मॉलर प्रोटीन, ठीक है। यही है फंडा। सो साइज एक्सक्लूशन में जो पहले आएगा दैट विल बी लार्जर, जो बाद में आएगा दैट विल बी स्मॉलर, राइट। ओके, यहाँ पे जो कॉलम के बारे में मैं बता रहा था, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। सेफाटेक्स, ठीक है, सेफारोज जिसको बोलते हैं, इसका कमर्शियल नेम है सेफाटेक्स। देखो यहाँ पे कुछ कमर्शियली अवेलेबल कुछ कॉलम है। मान लीजिए सेफाटेक्स G10, G25, G50 लाइक दैट। तो एक बार देख लो, मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल सेफाटेक्स G50, सेफाटेक्स G50 मतलब या इसका थ्रू अप टू 30 किलो डाल्टन प्रोटीन पास थ्रू, अंडरस्टूड। ऐसे 50 मतलब ऐसे नहीं कि 50 किलो डाल्टन प्रोटीन कैन पास थ्रू, नो। ऐसे मतलब इसका जो नोमेनक्लेचर ऐसे सेट किया हुआ है कि मान लीजिए सेफाटेक्स G50 है, इसका मतलब इसका थ्रू 30 किलो डाल्टन प्रोटीन कैन पास थ्रू, राइट। सिमिलरली अगर G10 है, इसका थ्रू 0.42 6 किलो डाल्टन प्रोटीन कैन पास थ्रू, राइट। सो you no need to remember it, of course they will not ask you this question, this is for your knowledge only, this is for your knowledge, please remember कि ऐसा होता है रिसर्च में, ठीक है। अब देखो जो मैंने बताया था सेम चीज है यहाँ पे, बट यहाँ पे कुछ कुछ डेफिनेशन है जिसके साथ आपको फैमिलियर होना है। मैं उस डेफिनेशन के बारे में बताऊंगा। देखो, ए टोटल ए क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कॉलम, ए क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कॉलम, ठीक है। इस कॉलम का थ्रू बहुत सारी चीज आपको पता चलेगा। नंबर 1, वॉइड वॉल्यूम। व्हाट इज दिस वॉइड वॉल्यूम? वॉइड वॉल्यूम मतलब ये जो क्या है, ए है बिट्स, ए है बिट्स, ए ऑल्सो है बिट्स, दिस आर द बिट्स। तो ये जो येलो वाला पार्ट है, ये जो येलो वाला पार्ट है, येलो वाला पार्ट मतलब ये जो टोटल जो कॉलम है, कॉलम को अगर आप ऐसे क्रॉस सेक्शन किया, इसको आप क्रॉस सेक्शन कर दिया, ठीक है, ऐसे क्रॉस सेक्शन किया, तो ये जो क्रॉस सेक्शन हुआ, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इस पार्ट में से जितना पार्ट बीड है वो तो ठीक है, बीड के अलावा जो बाकी पार्ट है दैट इज बेसिकली वॉइड वॉल्यूम। सी द वॉल्यूम बिटवीन द जेल बिट्स, द वॉल्यूम बिटवीन द जेल बिट्स मतलब ये जो येलो वाला पार्ट है, दिस इज वॉइड वॉल्यूम, ठीक है। मतलब बीड के अलावा जो बाकी पार्ट है दैट इज वॉइड वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट इंटरनल पोर वॉल्यूम। इंटरनल पोर वॉल्यूम मतलब ये बीड्स का जितना वॉल्यूम है, ये जो टोटल वॉल्यूम है दैट इज इंटरनल पोर वॉल्यूम।
इंटरनल पोर वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम इनसाइड द बिट्स, वॉल्यूम इनसाइड द बिट्स। ओके, नेक्स्ट इल्यूशन वॉल्यूम। देखो बहुत इंटरेस्टिंग फंडा है इसका कंसेप्ट। इल्यूशन वॉल्यूम क्या है? ये जो इल्यूशन बाफर हम लोग डालते हैं, इल्यूशन बाफर डालते हैं, कितना डालते हैं? एक वॉल्यूम में डालते हैं, राइट? सो जितना अमाउंट ऑफ बाफर हम लोग यूज कर रहे हैं टू इल्यूट द प्रोटीन, दैट इज नोन एज इल्यूशन वॉल्यूम। ठीक है, इल्यूशन वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड टू इल्यूट अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, to elute a particular molecule. It can be protein, it can be lipid, it can be carbohydrate, anything. Okay, but ये जो इल्यूशन वाला वॉल्यूम है, इसका कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग है, इसका कंसेप्ट बहुत अच्छा है। मैं बता रहा हूं इसका कंसेप्ट क्या है। मान लीजिए यहां पे एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। मान लीजिए यू आर डीलिंग विथ टू प्रोटीन्स, एक का है 30 किलो डाल्टन, दूसरा का है 40 किलो डाल्टन। ठीक है, अब देखो मान लीजिए आप 100 ml इल्यूशन बाफर डाले हो, 100 ml इल्यूशन बाफर डाले हो, ओके, टू इल्यूट 30 किलो डाल्टन प्रोटीन। ध्यान से सुन रहे हो? मान लीजिए कि यू हैव यूज्ड 30 किलो डाल्टन, सॉरी, यू हैव यूज्ड 100 ml ऑफ इल्यूशन बाफर टू इल्यूट 30 किलो डाल्टन प्रोटीन। नाउ द क्वेश्चन इज टू इल्यूट 40 किलो डाल्टन, to elute 40 kilo Dalton, the amount of elution buffer, the amount means the volume of elution buffer will be more than 100 or less than 100. Understood the question? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखो मान लीजिए यू आर डीलिंग विथ टू प्रोटीन्स, वन इज 30 अनदर वन इज 40। आप 30 प्रोटीन को इल्यूट करने के लिए 100 ml इल्यूशन बफर यूज किए हो। नाउ यू हैव टू प्यूरिफाई लेट्स से 40 किलो डाल्टन प्रोटीन। सो फॉर दैट do you need to use more than 100 ml इल्यूशन बफर और less than 100 ml इल्यूशन बफर? अंडरस्टूड द क्वेश्चन? अच्छा, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैं एक फनी एग्जांपल दूंगा। बहुत एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो कि टेक्स्ट बुक में नहीं है, ऑफ कोर्स, राइट, जो कि टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट आई एम श्योर आफ्टर दिस एग्जांपल यू विल नेवर फॉरगेट दिस कंसेप्ट। दिस इज अ वेरी स्ट्रांग कंसेप्ट। आई विल गिव यू विद अ फनी एग्जांपल। देखो, I'm sure all of us, including me, after lunch, dinner, anything, we wash our mouth with flushing of water, right? With flushing of water. Why? To remove any particle which is stuck somewhere inside our mouth. We need lot of waters. Now think, मान लीजिए कि आप 50 ml पानी यूज किए हो। मान लीजिए कि आप 50 ml पानी यूज किए हो टू वॉश योर माउथ, एंड आप 100 ml वाटर यूज किए हो टू वॉश योर माउथ। दो अलग अलग कंडीशन है, एक कंडीशन 1, एक कंडीशन 2। आप 50 ml एक बार यूज किए हो, एक बार 100 ml किए हो। अच्छा एक बात बताओ, आपको नहीं लगता कि आप अगर ज्यादा पानी यूज करोगे योर माउथ विल बी वॉश्ड बेटर कंपेयर टू इफ यू यूज लेस वाटर? डोंट यू फील सो? राइट? नाउ व्हाट डू मीन बाय वॉशिंग हियर? नाउ व्हाट डू मीन बाय वॉशिंग मैं बता रहा हूं। देखो क्या होता है, अगर आप 50 ml पानी यूज करोगे टू वॉश योर माउथ, हो सकता है कि जो बड़ा वाला पार्टिकल है जो टीथ का अंदर कहीं पे भी वो अटक हो गया हो, दैट विल बी रिमूव्ड। बट जो छोटा से छोटा पार्टिकल हो उसको रिमूव करने के लिए आपको ज्यादा वाटर चाहिए। अब समझ में आया? मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आप थोड़ा सा पानी यूज कर लिया, फॉरगेट अबाउट 50 ml, कोई तो ऐसे भी होता है कि थोड़ा पानी लगा के चला जाता है, तो थोड़ा पानी डाल दिया मतलब योर माउथ विल नॉट बी प्रॉपरली क्लीन, दैट फॉर श्योर, राइट? तो जो बड़ा पार्टिकल है ओनली दैट विल बी रिमूव्ड। तो स्मॉल पार्टिकल जो कि टीथ का बहुत अंदर जाके स्टक हो गया हो, उसको निकालने के लिए आपको ज्यादा वाटर चाहिए। अंडरस्टूड द कंसेप्ट? इसका मतलब ये जो वाटर का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, दिस इज नथिंग बट इल्यूशन वॉल्यूम। तो इल्यूशन वॉल्यूम अगर आप कम यूज कर रहे हो, you can remove only larger particle. If you are using more elution volume, you can remove the smallest particle. Understood? अब देखो, आप 30 किलो डाल्टन प्रोटीन को इल्यूट करने के लिए 100 ml इल्यूशन बफर यूज किए थे। तो अगर आपको 40 किलो डाल्टन वाला प्रोटीन को निकालना है, मतलब रिमूव करना है, तो यू हैव टू यूज लेस देन 100 ml, मतलब 100 ml से कम इल्यूशन बफर अगर यूज करोगे, सो दैट विल बी इनफ टू रिमूव 40 किलो डाल्टन। व्हाई? बिकॉज यू आर डीलिंग विद लार्जर प्रोटीन। लार्जर जो पार्टिकल है
टीथ के अंदर कहीं पे स्टॉक हो गया हो, लार्जर को रिमूव करने के लिए कम अमाउंट ऑफ पानी इज इनफ। बट अगर स्मॉलेस्ट पार्टिकल को आपको रिमूव करना है टीथ के अंदर से, देन यू हैव टू यूज मोर वाटर। मतलब अगर आपको स्मॉलर प्रोटीन को रिमूव करना है, या तो स्मॉलर प्रोटीन को अगर आपको सेपरेट करना है, इन दैट केस यू हैव टू यूज मोर इल्यूशन वॉल्यूम। अंडरस्टूड द कंसेप्ट? ओके। नेक्स्ट, अच्छा जो मैंने बताया था सेम चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लीजिए कि दो टाइप ऑफ प्रोटीन है, एक है रेड वाला, एक है ब्लू वाला। रेड वाला है लार्जर, ब्लू वाला है स्मॉलर। अब देखो ऐसे निकल के आया, तो कौन पहले आएगा? रेड वाला, क्योंकि रेड वाला तो इसका थ्रू आ नहीं पाएगा, सिर्फ ब्लू वाला आएगा इसका थ्रू, राइट? तो रेड वाला ऐसे बाहर आ जाएगा, सो दिस विल बी इल्यूटेड फर्स्ट, ब्लू विल बी इल्यूटेड लेटर, राइट? सो जो ऑर्डर ऑफ इल्यूशन है, मैं जो बता रहा था ऑर्डर ऑफ इल्यूशन, लार्जर प्रोटीन विल बी इल्यूटेड फर्स्ट, मॉडरेट प्रोटीन एंड फाइनली स्मॉलर प्रोटीन। ठीक है। नेक्स्ट, रिवर्स फेज क्रोमैटोग्राफी। रिवर्स फेज क्रोमैटोग्राफी, रिवर्स फेज क्रोमैटोग्राफी में क्या होता है? एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होता है। रिवर्स फेज क्रोमैटोग्राफी में क्या होता है, इसका जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स विल बी हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ऑलवेज रिमेंबर, मैट्रिक्स विल बी हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। ठीक है। अब देखो, मैट्रिक्स हो गया आपका हाइड्रोफोबिक, मैट्रिक्स हो गया आपका हाइड्रोफोबिक, यहां पे आप हाइड्रोफिलिक होगा या तो हाइड्रोफोबिक होगा, राइट? तो दो टाइप ऑफ प्रोटीन यू विल पास थ्रू द मैट्रिक्स, राइट? अब बताओ, अगर मैट्रिक्स हो गया आपका हाइड्रोफोबिक, कौन हाइड्रोफोबिक के साथ इंटरेक्शन करेगा? यहां पे वो आयनिक वाला कॉन्सेप्ट मत लाओ कि सर कैटायनिक प्रोटीन विल इंटरेक्ट विद एनायनिक प्रोटीन, राइट? वो वाला कॉन्सेप्ट यहां पे मत लाओ कि हाइड्रोफिलिक विल इंटरेक्ट विद हाइड्रोफोबिक। दैट विल नेवर हैपन, that will never ever happen. Hydrophilic will never interact with hydrophobic. So who will interact with hydrophobic? It has to be another hydrophobic. It has to be another hydrophobic, right? तो मान लीजिए आप मैट्रिक्स में always it will be hydrophobic in nature. Remember, matrix will never be hydrophilic. Okay? In reverse page. तो reverse page में जब आपका मैट्रिक्स हाइड्रोफोबिक हो and you are passing hydrophilic and hydrophobic, so who will interact with hydrophobic? Hydrophobic protein. Hydrophobic protein will interact with hydrophobic. So hydrophilic will not interact, right? So in the elution process, who will be eluted first? In the elution process, hydrophilic will be eluted first, क्योंकि hydrophilic तो hydrophobic जो मैट्रिक्स है इसके साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा, राइट? तो जो ऑर्डर ऑफ इल्यूशन होगा, पहले कौन आएगा? हाइड्रोफिलिक प्रोटीन आएगा, फिर बाद में आएगा हाइड्रोफोबिक प्रोटीन, राइट? एक बार देख लो, सेम चीज मैंने जो बताया। यहाँ पे मान लीजिए 3 डिफरेंट कलर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन, व्हाट एवर यू हैव यूज्ड। मान लीजिए कि ये है ग्रीन कलर, एक ब्लू कलर, एक ऑरेंज कलर, ठीक है? ये है आपका मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का थ्रू आप पास करा रहे हो, राइट? अब देखो पहले कौन निकल के आया? ऑरेंज वाला। ये ऑरेंज वाला क्या है? लीस्ट हाइड्रोफोबिक, दैट विल बी इल्यूटेड फर्स्ट। लीस्ट हाइड्रोफोबिक मतलब दैट विल बी, यू कैन से आइदर लीस्ट हाइड्रोफोबिक और यू कैन से हाइड्रोफिलिक, बोथ यू कैन से, राइट? एंड जो बाद में आएगा, देखो ब्लू वाला सबसे लास्ट में आया। ब्लू वाला क्या है? मोस्ट हाइड्रोफोबिक। मोस्ट हाइड्रोफोबिक विल बी इल्यूटेड एट द लास्ट, ठीक है? सो कौन पहले आएगा? जो होगा आइदर हाइड्रोफिलिक और जिसका हाइड्रोफोबिक एबिलिटी विल बी सबसे कम, लीस्ट हाइड्रोफोबिक, ठीक है? सो दैट विल बी इल्यूटेड फर्स्ट। एंड कौन आएगा सबसे लास्ट में? जिसका हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी विल बी मैक्सिमम, राइट? अब देखो, ये वाला स्लाइड मैंने रखा एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए। देखो कैसे क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए ऐसे एक है, ठीक है? यहाँ पे है प्रोटीन कंसंट्रेशन, यहाँ पे है प्रोटीन कंसंट्रेशन है, टाइम, दूसरा में है टाइम, ठीक है? यहाँ पे मैं कुछ कलर चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मैं बता रहा हूँ कि ये है साइज एक्सक्लूजन, साइज एक्सक्लूजन, ये है कैटायनिक एक्सचेंजर, कैटायनिक एक्सचेंजर, ये है रिवर्स फेज, ठीक है?
ये है रिवर्स पेज। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या प्रोटीन है, मान लीजिए एक्स एंड वाई है, एक्स वाई है, एक्स वाई है, राइट। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, इसका नेचर के बारे में बताना है। ऐसे क्वेश्चन आता है सीएसआर में, प्रोटीन प्यूरिफिकेशन का क्वेश्चन ऐसे आता है। अब देखो, मान लीजिए कि साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी है, यहाँ पे आप प्रोटीन कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम एक इल्यूशन प्रोफाइल दिया हुआ है। अब बताओ एक्स एंड वाई के बीच कौन सा ज्यादा होगा, मतलब कौन सा लार्जर कौन सा स्मॉलर। अभी अभी मैंने बताया था साइज एक्सक्लूशन में कौन सा प्रोटीन पहले आता है, जिसका मॉलिक्यूलर रेट ज्यादा होगा। सो एक्स विल बी लार्जर एंड वाई विल बी स्मॉलर, अंडरस्टूड। अच्छा, जो कैटायनिक एक्सचेंजर है, कैटायनिक एक्सचेंजर का क्या मतलब होता है, मैंने क्या बताया, कैटायनिक प्रोटीन विल बी प्यूरिफाइड, कैटायनिक प्रोटीन विल बी प्यूरिफाइड मतलब कैटायनिक प्रोटीन विल बी इल्यूटेड एट द लास्ट, राइट। सो कौन सा प्रोटीन इल्यूटेड लास्ट, वाई, सो दिस विल बी कैटायनिक, so this will be anionic, अंडरस्टूड, समझ में आया। नेक्स्ट रिवर्स पेज में आ जाओ। अभी भी मैंने बताया रिवर्स पेज में क्या होता है, कौन सा प्रोटीन पहले आता है, हाइड्रोफिलिक, कौन सा प्रोटीन बाद में आएगा, हाइड्रोफोबिक। सो एक्स विल बी हाइड्रोफिलिक, वाई विल बी हाइड्रोफोबिक, अंडरस्टूड। तो ऐसे आपका क्वेश्चन आएगा कि कौन सा प्रोटीन का क्या नेचर है बेस्ड ऑन देयर ग्राफ, ओके। तो आप बताओ, आई एम श्योर नाउ यू आर फाइन विथ ऑल द क्रोमेटोग्राफी, राइट। आई एम श्योर आप अभी काफी सारा क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगे, whether it is affinity related, whether it is ion exchange related, whether it is reverse page related, or whether it is size exclusion related, right? So please solve the questions, please watch the video again. If you have any doubt, you please write to us. I'm sure you'll be able to solve many questions on chromatograph, right? So thank you so much for watching, and thank you so much for your time, most importantly. Take care.